Hello students, today's topic is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is the branch of science in which composition of nuclear structure and nuclear reaction are studied. Fundamental particles of nucleus. नाभिक के मूलभूत कण. नाभिक के मूलभूत कण नाभिकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं. नाभिक से संबंधित फंडामेंटल पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. इन्हें एक साथ मिलकर न्यूक्लियन कहा जाता है. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं. दूसरे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, मेजॉन्स, न्यूट्रिनो. पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं. इनमें एक इकाई धनावेश होता है. पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है. एंटीप्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है जबकि इन पर निगेटिव चार्ज होता है. इन्हें एंटीप्रोटॉन होते हैं तो इन्हें P- के द्वारा दर्शाया जाता है. मिजॉन्स का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होता है. इन पर एक इकाई धनावेश या ऋणावेश होता है. मास नंबर. किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है. इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं. द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है. एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है. A = P+N. A यहाँ पर है मास नंबर, P है प्रोटॉन की संख्या, N है न्यूट्रॉन की संख्या. एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है. परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है. इसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं. किसी तत्व के लिए उसकी परमाणु संख्या निश्चित होती है और स्थिर होती है. एक तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है. फॉर एग्जाम्पल 6C12. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 12. 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर न्यूक्लियॉन्स हो गए 12. अगर हम किसी न्यूक्लियोइड को प्रदर्शित करें तो हम उसे ZXA से डिनोट करते हैं. यहाँ पर Z है एटॉमिक नंबर या उसका परमाणु क्रमांक, X है उस तत्व का सिंबल और A है मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या. आइसोटॉप्स समस्थानिक. किसी भी रासायनिक तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं. मतलब उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे. एग्जाम्पल 6C12, 6C13, 6C14. यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान है 666, जबकि तीनों परमाणुओं का मास नंबर या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है. पहले परमाणु में 12, दूसरे परमाणु में 13 और तीसरे परमाणु में मास नंबर है 14. इसी प्रकार से अगर हम न्यूट्रॉन के संदर्भ में देखें तो तीनों परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या 6 है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या तीनों परमाणुओं में भिन्न भिन्न है. पहले परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 - 6 = 6. दूसरे परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 13 - 6 = 7 और तीसरे परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है 14 - 6 = 8. पहले परमाणु में 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे परमाणु में 7 न्यूट्रॉन है और तीसरे परमाणु में 8 न्यूट्रॉन है. तो तीनों परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे. नेक्स्ट आता है आइसोबार्स कहते हैं समभारिक को. नाम से हमें लग रहा है समभारिक, जिनका भार समान हो. तो ऐसे रासायनिक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती है लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग समान हो लेकिन उनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे परमाणु एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
तीनों परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। पहले परमाणु में प्रोटॉन है 18, दूसरे परमाणु में प्रोटॉन है 19 और तीसरे परमाणु में प्रोटॉन है 20। जबकि तीनों परमाणुओं का हम ऊपर देख रहे हैं, तीनों परमाणुओं का मास नंबर सेम है, द्रव्यमान संख्या सेम है। तीनों परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों परमाणुओं की प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। तो ये तीनों परमाणु एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर होते हैं, एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेज, नाभिकीय बल। फोर्सेज विच बाइंड न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज। तो वह विशिष्ट बल जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखते हैं, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेज कहलाते हैं या नाभिकीय बल कहलाते हैं। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में बांधे रखते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखते हैं, तो ये बल न्यूक्लियर फोर्सेज या नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये जो बल होते हैं ये प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल से, विद्युत चुंबकीय बलों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही नहीं, बल्कि प्रोटॉन प्रोटॉन को भी आपस में बांधे रखने का काम करते हैं। तो ये बल न्यूक्लियर फोर्सेज कहलाते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। नाभिकीय बलों को समझने के लिए हम मेजॉन थ्योरी के द्वारा हम नाभिकीय बलों को समझ सकते हैं। मेजॉन थ्योरी, पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी या कण विनिमय सिद्धांत। जिस प्रकार एक आवेशित कण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक न्यूक्लियॉन मेजॉन क्षेत्र से घिरा होता है तथा न्यूक्लियॉन मेजॉन के विनिमय के द्वारा एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। मेजॉन क्षेत्र का निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा मेजॉन कणों के उत्सर्जन एवं अवशोषण के कारण होता है। मेजॉन कण प्रकृति में धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। इन्हें क्रमशः π+, π- और π0 से प्रदर्शित करते हैं। मेजॉन सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल π0 की विनिमय के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल का कारण होता है π- का उत्सर्जन या अवशोषण। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो, वह नाभिक जो किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित नहीं होता वह नाभिक स्थायी नाभिक कहलाएगा। नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। स्थायी नाभिकों में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। अतः स्थायी नाभिकों में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अनुपात 1 या अधिक होता है। जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है वे नाभिक इस काल्पनिक रेखा, ये जो बैंड दिख रहा है हमें इसमें ग्राफ में, तो वह बैंड स्टेबिलिटी बैंड कहलाता है। तो जिन नाभिकों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो इस काल्पनिक बैंड के ऊपर आता है वो नाभिक स्थायी नाभिक कहलाते हैं। और जिन नाभिकों का N/P रेशो का मान या तो इस बैंड से ऊपर होता है या इस बैंड से नीचे होता है, तो इस प्रकार के नाभिक होते हैं वो अस्थायी नाभिक होते हैं। ये नाभिक अपना अस्थायित्व को कम करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विघटन करते हैं, और विघटन करके इस प्रकार से विघटन करते हैं कि इनका N/P रेशो इस जो काल्पनिक रेखा है, ये स्टेबिलिटी बैंड है, इस तक आ जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो बनती है हमारे पास कि N/P रेशो का मान बहुत ज़्यादा हो। अब N/P रेशो का मान बहुत ज़्यादा कब होगा? जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बहुत ज़्यादा होगी। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से जब बहुत ज़्यादा होगी तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होगा? न्यूट्रॉन को कम करना पड़ेगा। N/P रेशो का मान अगर कम करना है, बहुत ज़्यादा और उसे कम करना है, तो क्या करना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना होगा। न्यूट्रॉन की संख्या को कम करने के लिए क्या होता है? कोई भी नाभिक 2 प्रकार से विघटन दर्शाता है। पहला है बाय इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल और दूसरा है बाय इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन।
सेकंड कंडीशन हमारी बनती है कि अगर n/p रेशो का मान बहुत कम हो, और n/p रेशो का मान बहुत कम कब होगा, जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बहुत कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में नाभिक इस प्रकार से विघटन करेगा कि उसका n/p रेशो का मान थोड़ा बढ़े, और इसके लिए वो प्रोटॉन की संख्या को कम करेगा। तो प्रोटॉन की संख्या को कम करने के लिए नाभिक 3 प्रकार से n/p रेशो के मान को कम बढ़ा सकता है। अल्फा पार्टिकल के इमिशन के द्वारा, बीटा पॉजिट्रॉन के इमिशन के द्वारा, और के इलेक्ट्रॉन के कैप्चर के द्वारा। नेक्स्ट है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स को हम कह सकते हैं स्थायी संख्याएं, मैजिक संख्याएं। वे न्यूक्लियोइड जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सम संख्या में हो, मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही इवन नंबर में हो, तो इन ऐसे विशेष प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो असाधारण रूप से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इन संख्याओं को मैजिक संख्याएं या स्थायी संख्याएं कहते हैं। ये मैजिक संख्याएं होती है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो सम संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखने वाले नाभिकों की संख्या कितनी है, सिर्फ 8 है, केवल 8 है। पैकिंग फ्रैक्शन। समस्थानिकों के परमाणु भार पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि द्रव्यमान संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इस अंतर को हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक का नाम देते हैं। संकुलन गुणांक को हम निम्न प्रकार से डिनोट करते हैं, आइसोटोपिक एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इंटू 10⁻⁴। जहाँ चूँकि परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या का अंतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इसलिए संकुलन गुणांक का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अगर संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन का मान 0 है तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, वेयर द आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू द मास नंबर। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स दैट देयर इज मास डिफेक्ट, हैंस बाइंडिंग एनर्जी सच न्यूक्लियाई आर स्टेबल। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आर अनस्टेबल, अंडरगोइंग फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेज। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मास ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन द्वारा एक परमाणु के बनने में द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है, इस क्षति को द्रव्यमान क्षति से कहते हैं। हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो थ्योरेटिकल मास होता है और उसके प्रैक्टिकल जो मास होता है उसका अंतर ही क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। मास डिफेक्ट को हम निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इंटू MH प्लस A माइनस Z Mn माइनस M। यहाँ पर Z है परमाणु का परमाणु क्रमांक, MH है मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Mn नंबर मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M प्रैक्टिकल मास ऑफ एन एटम। बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टीन के अनुसार एक परमाणु के बनने में जितनी भी द्रव्यमान क्षति होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने का काम करती है। अतः किसी नाभिक के, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी अभी हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा। तो यह जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होती है। इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक नाभिक के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसके न्यूक्लियनों द्वारा उसके नाभिक के बनने पर मुक्त होती है। जब न्यूक्लियन्स अलग अलग थे, मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग थे, लेकिन अगर वो जब बन रहे हैं तो उस बनने में जितनी एनर्जी मुक्त हो रही है, फ्री हो रही है, वह उसकी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर कह सकते हैं कि नाभिक है उसको न्यूक्लियन्स में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए होगी, जितनी ऊर्जा हमें आवश्यक होगी, वह उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी को हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं 931.5 Z इंटू MH प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस M। थैंक यू।